स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं रणनीति। कहते हैं कि सारांश की जितनी गणित है और साथ ही गणित की जब हम बात कर रहे हैं तो राजनीति की जो गणित है, इन दोनों गणित को जो अच्छे से समझ ले उसे पिछाड़ देना मुमकिन ही नहीं। इस बीच जब हम गणित की बात कर रहे हैं तो वोट के साथ साथ सीट शेयरिंग की गणित, इस बीच कास्ट की गणित और जात की गणित के साथ साथ एक नई गणित जो है वो देखने को मिल रही है, नए प्रत्याशियों को उतारने की गणित। लेकिन इस पूरी गणित को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि 2019 में क्या गणित बैठी और इस बीच 2024 के अंदर दोनों पार्टियां, बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की और साथ ही बीजेपी की, क्या प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रोड टू 2024 के लिए रणनीति बनाना जरूरी है, लेकिन इससे पहले आपकी गणित एकदम ठीक होनी चाहिए, वरना खेल बिगड़ सकता है। विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। 2024 की रणनीति है, लेकिन रणनीति को लेकर जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ साथ जब हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, इस बीच सहयोगी दलों की जब हम बात करें तो सहयोगी दल इस वक्त इस गणित को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं 2019 में, क्योंकि 2024 को समझने के लिए 2019 समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। शुरुआत करेंगे हम इस वक्त बीजेपी से। बीजेपी की अगर हम गणित को देखते हैं तो 37% वोट शेयर रहा, इस बीच 303 सीटें मिली, तो कांग्रेस जो है वह 19 पे रहा। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में भी कांग्रेस 19% वोट शेयर ही हासिल कर पाया। जब इसके बाद हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की स्थिति इस वक्त इस तरह है कि अगर गठबंधन से जुड़ी तो बड़ा खेल कर सकती है, लेकिन अकेले इस पार्टी के पास महज एक ही सांसद है और 0.44% वोट शेयर है। तीसरे नंबर पर जब हम बात कर रहे हैं तो टीएमसी है। टीएमसी के पास आपको बता दें कि 22 सीटें हैं। 22 सीटें होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में अगर ये गठबंधन INDIA के अंदर बनाती है तो 2019 के बाद 2024 में अच्छी टक्कर बीजेपी को दे सकती है। तो आप समझ लीजिए कि ये बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इस बीच और भी दल हैं जो इस वक्त INDIA का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी वो पार्टी है जो सपा के साथ 2019 के अंदर गठबंधन करते हुए नजर आई, लेकिन आज कांग्रेस अंदर खाने इसके साथ बात कर रही है, क्योंकि 10% वोट शेयर जो है वह बीएसपी का बढ़ते हुए नजर आया। और जब हम पूरे वोट परसेंटेज की बात करते हैं, वोट शेयर की बात करते हैं, तो 3.62% जो है वो योगदान वोट शेयर के अंदर रहा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर 10% तक आपका वोट शेयर बढ़ना अपने आप में कई मायने हैं इसके। तो 2024 के अंदर बीएसपी की क्या रणनीति रहेगी ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि मायावती ने कह दिया है कि अपने बर्थडे पे बताएंगी कि 2024 के लिए क्या रणनीति INDIA के साथ शामिल होंगी या फिर बीजेपी को पीछे से बी टीम बनकर सहयोग देंगी। विस्तार से इस पे भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव हुए तो उसको वोट शेयर समाजवादी पार्टी का बढ़ते हुए नजर आया, और साथ ही साथ जब हम बात करें विधानसभा चुनावों के अंदर सीटें भी बढ़ते हुए नजर आई। लेकिन जब हम सपा की बात कर रहे हैं, 2019 में बीएसपी के साथ होना बड़ा महंगा पड़ा, जहां पर सीटें तो गई, लेकिन साथ ही सीटें जाने के साथ एक बड़ा मुकाबला ये भी देखने को मिला कि जो सपा के वोटर्स थे वो बीएसपी के पास जाते हुए नजर आए। यही कारण है कि सपा चाहती है कि 2024 में बीएसपी दूरी बनाकर रखे। 2.55% जो है वह वोट शेयर रहा। अब बात करते हैं जेडीयू की। जब हम बात कर रहे हैं जेडीयू की, तो जेडीयू जो है वह इस वक्त बिहार के अंदर वह पार्टी है जो 2019 में बीजेपी के साथ थी। अब बीजेपी के साथ होना कहा जा रहा है कि इसलिए वोट दिया गया कि मोदी का चेहरा जो है वो जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन 16 सीटें आप सोचिए, 16 सीटें जो है वो लोकसभा के अंदर जेडीयू ने जीती। और अभी भी जेडीयू यही कह रही है कि 16 से 22 के बीच में सीटें जो हैं उससे 2019 में मिले। तो ये हमने आपको बताया कि बड़े बड़े जो राजनीतिक दल थे उन्हें कितनी सीटें जो है वो मिलते हुए नजर आए। लेकिन अब एक एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। 2019 में सबसे पहले एनडीए से शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एनालिसिस उसके अनुसार है जहां पर आप देखेंगे कि अभी 2024 में जो दल एक साथ हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजेपी की। 37% वोट शेयर रहा। 37% वोट शेयर होने के साथ साथ 303 सीटें जो हैं जब लोकसभा के अंदर बीजेपी ने जीती। इस बीच 303 जब हम 2024 की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का कहना है कि कम से कम 325 अकेले अपने दम पर जीतनी है। बीजेपी के वर्तमान सहयोगियों की अगर हम बात करें, जो अभी सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं, 38 का जो आंकड़ा वह दे रही है, 7% वोट शेयर कुल मिला के उनका है। जब इस बीच बीजेपी के वर्तमान सहयोगियों की अगर हम बात करें, 29 सीटें जो हैं वह उन्हें मिली थी।
2019 में 37 सहयोगियों में से 9 के उम्मीदवार ही नहीं उतारे, लेकिन इस वक्त बीजेपी के साथ है। 37 सहयोगियों में से 16 को कोई सीट नहीं मिली। आई रिपीट, 37 सहयोगियों में से 16 को सीट ही नहीं मिली लोकसभा में। 7 पार्टियां एक सीट जीतने में कामयाब जो है वे रही। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी 303 अकेले तो जीत गई, लेकिन जो सहयोगी दल हैं वो नाम मात्र से नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में। हम बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की। 2019 के अंदर अलग शिवसेना, अब एक अलग शिवसेना है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है 13 सीटें आपको बता दी। अभी जब 2019 के मुकाबले जब हम बात कर रहे हैं 2024 में जो स्थिति है, 13 सीटें लोकसभा की जो है वो एनडीए के साथ है। उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल को 1.2% वोट जो है वह मिले थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में बात कर रहे हैं। अपना दल की 2 सीटें जो हैं वो एनडीए के साथ। इस बीच बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या 2024 में अपना दल को साथ लेके चलेगी। बहुत आपको बता दें महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अपना दल 1-2 सीटों के लिए। अब बात करते हैं विभाजित लोक जनशक्ति पार्टी। ये पार्टी बिहार की है। बिहार के अंदर 6 सीटें हैं। बीजेपी के 37 सहयोगियों की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके अनुसार 2024 में जब वो साथ में चलेंगे तो गणित जो है वो सही बैठेगी। नीतीश इस वक्त एनडीए के साथ नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती ये है। एनडीए के खाते में 2019 के अनुरूप, लेकिन 2024 की गणित के अनुसार 324 सीटें जो हैं वो कुल मिलाकर एक साथ होती है। नीतीश को हमने, जेडीयू को हमने बाहर निकालकर ये आंकड़ा आपके सामने पेश किया है। तो ये एनडीए का गणित समझना बेहद जरूरी था। अब चलते हैं आईएनडीए के पास। ये गठबंधन 2019 में नहीं था, लेकिन अगर होता तो स्थिति क्या होती वो आपको बता रहे हैं। विपक्षी गुट की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, 19% वोट शेयर। 2014 में भी इतना ही रहा। कांग्रेस के पास लोकसभा में अभी फिलहाल 49 सीटें हैं। 52 उस वक्त सीटें जीती थी। कई सारी जगहों पर उपचुनाव हुआ और वो सीटें कांग्रेस हारी, वो अलग बहस है। कांग्रेस के पास राज्यसभा के अंदर आपको बता दें कि 31 सीटें हैं। 3 राज्यों के अंदर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और 2 राज्य ऐसे हैं, झारखंड और बिहार, जहां पे वो सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस के संसद में कुल 80 सांसद हैं। तो ये पूरा सम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और इग्नोर नहीं कर सकते इस पार्टी को। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 19.5% रहा। कांग्रेस महज 10 या कह दे कि 10 से 11% अगर वोट शेयर अपना बढ़ा लेती है तो पूरी कांटे की टक्कर के जीत तक हासिल कर सकती है। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 19.7% रहा, यानी कि 2014 और 2019 के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई। विपक्षी गुट की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी कड़ी चुनौती देती है न केवल बीजेपी को पश्चिम बंगाल में, साथ ही साथ में कांग्रेस को। विपक्षी गुट की दूसरी सबसे बड़ी टीएमसी है और इस बीच आपको बता दें कि संसद के अंदर इस वक्त 35 सांसद है। राज्यसभा को भी मिला रहे हैं और साथ में हम लोकसभा को भी मिला रहे हैं। टीएमसी की लोकसभा के अंदर 22 सीटें जीती 2019 के अंदर। इस बीच 40% तक इनका वोट शेयर जो है वह रहा था जब हम पश्चिम बंगाल राज्य की बात कर रहे हैं। टीएमसी की राज्यसभा के अंदर 12 सीटें जीती। दिलचस्प है क्योंकि टीएमसी वह पार्टी है जो इस वक्त बीजेपी के साथ भी नहीं है और कांग्रेस के साथ भी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का कहना है कि ये बी टीम बनी हुई है, मोदी जी से ममता डरती हैं, इसलिए आईएनडीआई में साथ नहीं होगी। टीएमसी संसदीय ताकत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। आई रिपीट, लोकसभा के अंदर जब पूरे नेशनल स्पेस पे आप देखते हैं तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। डीएमके के संसद में 34 सांसद हैं। तमिलनाडु के अंदर आप कह सकते हैं कि ना कांग्रेस सामने है और ना ही बीजेपी सामने। डीएमके की लोकसभा के अंदर 23 सीटें हैं। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो तमिलनाडु में बहुत मजबूत है और अभी तक इसकी गांठ जो है बीजेपी नहीं निकाल पाई है क्योंकि कोई तमिलनाडु में अच्छा सहयोगी है नहीं। एक ही महज बीजेपी के पास कह सकते हैं, बीजेपी अपने दम पर नहीं, तमिलनाडु के अंदर सहयोगी दल के बलबूते पे 1 सीट है। डीएमके के राज्यसभा के अंदर 12 सीटें हैं। तो ये बड़ी खतरे की घंटी है डीएमके के पास तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में से 23 सीटें हैं और सहयोगी दल जो है वे इस वक्त साथ दे रहे हैं। तो डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो तमिलनाडु में बीजेपी को अपना वर्चस्व बनाने में कहीं ना कहीं रोक रही है। आम आदमी पार्टी यूं तो लोकसभा में 1 सांसद रखती है, लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और ये 10 सांसद कह रहे हैं इस वक्त जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो अगर मिलकर आईएनडीआईए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी चुनौती
बीजेपी को दे सकते हैं। कहां? दिल्ली में, और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में। दिल्ली वह राज्य है जहां पर 7 से 7 सीटें बीजेपी के पास है। आपकी राज्यसभा में आपको बता दें 10 सीटें हैं, क्योंकि 2 राज्यों के अंदर सरकार बनते हुए नजर आई। अब चलते हैं जेडीयू के पास, जो एक समय पर 2019 में बीजेपी के साथ थी। 21 सांसद हैं, जिनमें से 16 सांसदों की अगर हम बात करते हैं तो 16 सांसद जेडीयू के लोकसभा के अंदर हैं। और नीतीश इस वक्त कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो साथ लेकर नहीं चल रही है INDI के सहयोगी दलों को। 5 सीटें आपको बता दें राज्यसभा के अंदर जेडीयू के हैं, और ये वो पार्टी है, दिलचस्प पार्टी है, जो इस वक्त बीजेपी के साथ नहीं है। तो बिहार में गणित को अगर मजबूत करना है बीजेपी को, तो इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई INDI की। एक नजर डालते हैं कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर। कैंडिडेट 2019 के अंदर 421 जो हैं वह उतारे कांग्रेस ने। जीती कितनी? 52 सीटें। लेकिन वहीं जहां अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, आप ये जो आंकड़ा इस वक्त देखेंगे 209 का आंकड़ा जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, ये 209 का आंकड़ा वह है जहां पर बीजेपी को या बहुत सारी ऐसी पार्टियों को टक्कर देते हुए नजर आई, यानी कि दूसरे नंबर पर इनका वोट शेयर रहा। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यहां पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इस बीच 2014 में चलते हैं। 2014 में आप देखेंगे जब कैंडिडेट्स जो है वो 464 रहे। इस बीच दूसरे नंबर पर जो है कांग्रेस 224 सीटों पर रही। जीती कितनी? 44। थोड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है वो 2019 में कांग्रेस का देखने को मिला, क्योंकि 2014 में जो मोदी लहर थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी। कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर कांग्रेस घेरते हुए नजर आई। लेकिन इस बीच अभी की स्थिति की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, क्योंकि ये 2014 को समझना और 2014 के साथ साथ 2019 को समझना बेहद ज्यादा जरूरी था। अब जो आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम 2024-2019 की बात कर रहे हैं तो गठबंधन के अंदर, INDI के गठबंधन के अंदर जो बिहार है वहां पर 1 सीट कांग्रेस के पास है। दावा कांग्रेस कितने का कर रही है? 9 सीटों का, कि आप कम से कम हमें 9 सीटें दीजिए। फिर दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो भी सत्ता पर काबिज है, 5 सीटें आप दीजिए और 2 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी रखे। लेकिन कितनी सीटें हैं दिल्ली में कांग्रेस की? 0। पंजाब चलते हैं। पंजाब के अंदर सबसे दिलचस्प स्थिति रहेगी, जहां पर जब हम 52 सीटों की बात कर रहे हैं, 8 सीटें कांग्रेस की जो है वह पंजाब से रही। तो क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को सीटें देगी कांग्रेस? ये दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 8 मांग रही है और 8 में से 8 वो पहले ही जीती है, और वहां कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर एक बड़ी हम देख रहे हैं कार्रवाई आम आदमी पार्टी कर रही है। चलते हैं आप तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर भी इतनी कठिन स्थिति नहीं रहेगी। 10 सीटें मांग रही है कांग्रेस और 8 सीटें जो है वो पहले जीती है। तो DMK और कांग्रेस एक बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं 2024 में कॉम्बिनेशन होते हुए तमिलनाडु में नजर आएगा। तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं, ये स्थिति जो है वो थोड़ी हम कह सकते हैं दिलचस्प है, कि कांग्रेस कह रही है आप मुझे 3 सीटें दीजिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है साथ में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस होने के साथ साथ PDP भी है जो एक समय पर बीजेपी के साथ हुआ करती थी। यहाँ पर भी कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है लोकसभा में। चलते हैं झारखंड में, जहां पर राज्य के अंदर यहाँ पर कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ जो है वह पार्टी जो है वह बनाई हुई, सरकार बनाई हुई है। यहां पर कांग्रेस के पास केवल और केवल 1 सीट है, लेकिन दावा 9 का है। ये पूरे 85 राज्यों के, हमने 85 सीटों की आपको गणित बताई है, जहां पर दूसरे राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर और साथ ही ऐसे राज्यों के अंदर जहां कांग्रेस कह रही है कि वो अकेले लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जहां पर महज 1 सांसद है लोकसभा के अंदर, 10 सीटें कांग्रेस मांग रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जहां पर कह सकते हैं वो पंजाबी में घड़े वट्टे का वैर है, और वहां पर 5 सीटें मांग रही है, और 2 सीटें जो है 5 से 6 सीटें कह रही है कांग्रेस की हमें आप पश्चिम बंगाल में दीजिए। और अधीर रंजन चौधरी अक्सर कई सारे बयान देते हैं कि ममता साथ में नहीं है। सबसे दिलचस्प स्थिति महाराष्ट्र की, जहां पर 1 लोकसभा सांसद कांग्रेस के पास है और मांग 26 सीटें है। तो ये गणित समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें ये जानकारी हमारे सूत्रों की तरफ से है। अभी कांग्रेस द्वारा कोई भी जानकारी जो है वह नहीं दी गई है। 85 सीटें और 85 सीटों के ऊपर 22 ऐसी जो सीटें हैं, स्ट्राइक रेट बता रहे हैं आपको, जो कांग्रेस जीती है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट धर्मेंद्र प्रधान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं उनके यहाँ।
सर नमस्कार, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने की। प्लीज हैव अ सीट। साथ ही हमारे साथ राकेश सिंह परमार जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, प्लीज हैव अ सीट। तो चलिए करते हैं चर्चा 2024 के साथ 2019 पर। सबसे पहले राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ मोदी मैजिक, जो जादू पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता। क्या लगता है रोड टू 2024 के अंदर कौन आगे नजर आ रहा है? अपने कार्यक्रमों के हिसाब से जो जनता में अपना विश्वास जमाएगा वही आगे आएगा। लेकिन फिलहाल क्या है कि जो मोदी विरोधियों का गठबंधन है उनमें अभी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जनता के सामने ले सके ताकि लोगों को भरोसा जम सके कि ये लोग मोदी के मुकाबले में कुछ कर रहे हैं। उसका वजह है कि जो एक इंडिया गठबंधन बनी थी उसका अब तक जनता के सामने वो अंदर खाने बैठ करके क्या हुआ ना हमको पता ना आपको पता ना उन्होंने कोई ऑफिशियली अनाउंस किया। तो अभी तक यह बात नहीं समझ में आया है कि क्या निर्णय है, क्या नीति है और क्या लेकर के जनता के पास जाएंगे कि भाई 10 साल के कार्यकाल में जो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया वो हमारा गठबंधन करने वाला है और हम करने वाले हैं। अब तक जो सूचना बाहर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि वो लोग आपस में लड़ ही रहे हैं कि मुझे यहां इतना सीट चाहिए, यहां इतना सीट चाहिए। जो छत्रप है, ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में मैं ही हूं, मेरा ही भाजपा से मुकाबला है और कहीं बात करो। अब ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी किसी और गठबंधन को कोई सीट नहीं देंगी तो बाहर से कैसे उम्मीद किया जाए कि उनको कोई बाहर में गठबंधन का सीट देगा? इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि उन्हें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और बढ़िया लोकतंत्र तभी रहेगा जब मोदी के मुकाबले एक व्यापक, मजबूत और शानदार विकल्प हो। तभी 140-50 करोड़ वाले देश का नेतृत्व बढ़िया मिल पाएगा। अगर वो मुकाबला विहीन होगा तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सीट शेयरिंग की अग्नि परीक्षा के अंदर इस वक्त कौन आगे नजर आ रहा है और कौन पीछे नजर आ रहा है? देखिए, अब जहां तक रह गई विपक्षी गठबंधन की बात, जो कांग्रेस के अगुवाई में चल रहा है, जिसमें एक प्रमुख घटक दल के रूप में जो है उसके नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू आरजेडी के साथ में। लेकिन अब इसमें समस्या जो आ रही है, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस जो बना, इसमें वो लोग हैं जो छोटे अलग अलग राज्यों में एक तरह से वहां के स्वयंभू नेता हैं, लेकिन उनका राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो उनका राष्ट्रीय वजूद, उनका या उनकी पार्टी का बहुत ज्यादा जो है नहीं। आसपास के राज्यों में कहीं एक आध सीट किसी के पास आ जाती है तो आ जाती है, तो वो कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पे कहीं कोई प्रभाव डाल सके। अगर आप लें तो नीतीश कुमार बगल के राज्य बिहार में जो है कोई प्रभाव उनका नहीं है, लालू का भी उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है। यही बात अगर आप देखें तो अगर आप आ जाएं इधर जो है ममता बनर्जी का, तो बंगाल के बाहर ममता जी का कोई प्रभाव विशेष तौर से नहीं है। आप देखें ना तो उनका झारखंड में प्रभाव पड़ता है, ना आसाम में प्रभाव पड़ता है, ना आप आ जाइए इधर जो है बिहार में प्रभाव पड़ता है, उत्तर प्रदेश में तो सुन नहीं है। तो ये जो इंडिया अलायंस की जो पार्टी जो कांग्रेस की अगुवाई में है, इसमें जो राजनीतिक दल हैं ये क्षेत्रीय स्तर के मजबूत दल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसके साथ जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का जो अलायंस है, उसमें आप देखें तो एनडीए में जो अलायंस है वो है सब लोग छोटे दल ही, हो सकता वो कांग्रेस से भी छोटे हैं, लेकिन उनकी एक चीज है कि उनका कुछ लोकसभा सीटों पे, कुछ जगहों पे उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक, राजनीतिक जातिगत उनका जो है एक समीकरण है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में अपना दल ले लें, उसका एक अपना प्रभाव है, तो इस तरीके की उनके पास। और यहाँ एक चेहरा है 9 साल की सरकार की नीतियों का या उनके कार्यक्रमों का, क्योंकि यहाँ एक बड़ा वर्ग है लाभार्थी वर्ग, उसका भी फायदा भाजपा को और उनके सहयोगों को मिल रहा है। और तो यहाँ सिर्फ पिटौल नहीं है, जो सीटें आप एनडीए के जो लोग हैं, आप इस बात से सहमत हैं कि एक बात दिलचस्प है, जब हम नजर डालते हैं आईएनडीआई पर, जैसे सर ने बोला कि आईएनडीआई की अपनी रीजनल पार्टीज हैं, अपने राज्यों के अंदर एक मजबूत पकड़ है क्योंकि वो अपने क्षेत्र का अच्छे से मुद्दा उठा रहे हैं। तो वहीं जब हम एनडीए की बात कर रहे हैं, नाम मात्र हम कह सकते हैं कि 303 सीटें रही और बस जो सहयोग मिला और आपने सरकार जो है वह बना ली।
ये बीजेपी की ताकत है या कमजोरी है, या फिर INDIA की ये ताकत है या फिर कमजोरी है? देखिए, आप क्षेत्रीय दल की बात करें और भाजपा की बात करें, देखिए संख्या तो काउंट होगा ना। मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में होकर सारी सीटें निकाल ले जाती हैं, अखिलेश उत्तर प्रदेश में निकाल ले जाते हैं, TMC अपना अलग अलग राजनीति, तो संख्या तो भाजपा का ही कम होगा ना। तो भाजपा को यह नहीं सोचना है कि जी वो ममता बनर्जी का बिहार में कोई प्रभाव नहीं, यूपी, अरे बंगाल में प्रभाव है ना, बिहार में लालू का प्रभाव है, TMC का कहीं पर तृणमूल का प्रभाव है, कहीं पर और लोगों का प्रभाव है। हर क्षेत्रीय दल अपने अपने इलाके में प्रभावी है और उसका प्रभाव गणित कम करेगा। अब रहा भाजपा का जो NDA गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें चूंकि क्या है कि जो भाजपा का पहले वाला गठबंधन होता था, जैसे बादल परिवार का गठबंधन होता था या ये जदयू का गठबंधन होता था, वो पुराना गठबंधन अब छूट गया है किसी कारणों से। मैं राजनीतिक कारणों पर नहीं जाता, लेकिन छूट जाने से भाजपा ने जो अपने 10 साल के कार्यकाल में काम किया है वो उसको भरपाई करने में सफल रही है। और उसके मुकाबले जैसे मान लीजिए पंजाब में भाजपा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पंजाब में जिसको छोड़ा है प्रकाश सिंह बादल का परिवार भी तो बहुत बढ़िया नहीं है, वहां अरविंद केजरीवाल ने शासन स्थापित कर लिया है, तो उससे भाजपा को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि पंजाब में तो वैसे भी जीरो ही था भाजपा। वही महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, शिवसेना उसका सबसे पुरानी और मजबूत गठबंधन थी, लेकिन शिवसेना से अलग होने के बाद क्या बाला साहब ठाकरे का परिवार वहां पर मजबूत स्थिति में हुआ है? नहीं हुआ है वहां, बल्कि उसी के एक छत्र सिपा सलार को कहा जाता है ठाकरे लहर तो अभी भी है। लहर की बात जहां तक आप कह रही हैं, लहर एक अपने आप में गणित में तब्दील होगा तब जाके माना जाएगा। आज के तारीख में संख्या बल जिस एकनाथ शिंदे के साथ है उसी को बाला साहब का वारिस माना जाएगा। 24 में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, और 24 में जब गणित सामने आएगा तब देखा जाएगा कि भाई बाला साहब की मैजिक, नरेंद्र मोदी की मैजिक, दोनों की मैजिक कितना है। एक आदमी अब नहीं रहे और एक आदमी रोज रोज जनता के सामने है और अपने कामों से। दो चीजें आपको जोड़ देता हूं, नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव किसी एक वर्ग में कम और एक वर्ग में ज्यादा ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी? शिवसेना का हमने जिक्र किया, जरा इसे राम मंदिर से जोड़ लेते हैं, क्योंकि जब हम राम मंदिर की एक पूरी लड़ाई देखते हैं, 34 साल की लगभग हम कह सकते हैं, 1990 से लेकर 23 तक जो अभी तक ये पूरी लड़ाई जो है वो लड़ी गई है, 1989 से लेकर हम कह सकते हैं। इस लड़ाई के अंदर कहा जाता है कि बाबा साहब ठाकरे और साथ ही जो बीजेपी है बड़ा योगदान रहा है, LK अडवाणी का एक बड़ा योगदान रहा है, और आज शिवसेना कह रही है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएगी। तो क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर अच्छा एक बीजेपी को मुद्दा दे रही है? देखिए, अब आपने जो सवाल किया उस सवाल में ही जवाब भी है, क्योंकि मैं उसको बड़े करीब से जो है हमने उसको देखा है 1990 और 1992 के आंदोलन को, और किस तरीके से चला है। आप ये देखिए, लालकृष्ण आडवाणी या भाजपा संघ परिवार उसके साथ लगा रहा, लेकिन चाहे वो संघ परिवार हो चाहे वो भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि आज के वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी जो है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में हमारे किसी भी कार्यकर्ता या हमारे किसी भी पार्टी के नेता का कोई हाथ है। सबने एफिडेविट दे करके कोर्ट में ये कहा कि हम इसमें निर्दोष है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। केवल भारतीय राजनीति में एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी ऐसी थी जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शिव सैनिकों का कार्य था, शिव सैनिकों ने किया है, उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा। आज उस परिवार के देखिए उस परिवार के, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग, और राजनीतिक रूप से शिवसेना की मान्यता जो है वो महाराष्ट्र से बाहर हिंदू उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी जो है काफी मजबूत हुई थी, लेकिन हिंदू वोटों का विभाजन ना हो इसलिए बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र से बाहर चुनाव नहीं लड़ा। आपको मैं याद दिला दूं, 1992 के बाद चुनाव हुआ था और उसमें जो है शिवसेना के ढेर सारे उम्मीदवार वो उत्तर प्रदेश में 90 के बाद, मेरी बात पूरी, उसमें उन्होंने नामांकन कर दिया, और नामांकन करने के बाद जब भाजपा ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने सबका नामांकन वापस कर दिया। एक प्रत्याशी पवन पांडे थे,
वो उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, वो शिवसेना के सिंबल पे चुनाव भी जीत गए थे। ये लहर थी। लेकिन हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो, ये बाला साहब ने किया। आज उस पार्टी और उस परिवार के साथ भाजपा जब सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी को बचाने में भी, जब गुजरात दंगों के बाद अगर किसी ने सबसे खुल के साथ दिया था मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अटल जी के ऊपर, तो वो बाला साहब ठाकरे थे। लेकिन उनके परिवार के साथ, और उनको कह रहे थे नहीं जाएंगे। सच्चाई है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। राम मंदिर के आंदोलन के सबसे बड़े परिवार को, सबसे बड़ी बलिदानी परिवार को ये कह करके छोड़ दिया कि तुम विपक्ष में हो। ये भी तो देश देख रहा है। मुझे लगता है ये अन्याय हो रहा है। ठीक है, विस्तार से ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे सीट शेयरिंग के साथ, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा भी इस पर काफी महत्वपूर्ण है। किसे इनविटेशन दिया गया, कौन आ रहा है, इस पर भी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है, एक छोटे से की बात कर रहे हैं। अक्सर बीजेपी द्वारा विपक्ष को लेकर यह आरोप लगाया जाता है कि पहले के समय में लड़खती हुई सरकार होती थी, लड़खड़ाती रहती थी, इसलिए कई सारे बिल जो है वो पास नहीं होते थे। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 2024 में INDIA एकजुट हुआ और मिलजुलाकर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सरकार बना भी ली, तो फिर बात वहीं अटक जाएगी बिलों को लेकर। देखिए, डिसीजन पैरालिसिस वाला मामला तो था पहले वाले सरकार में। वो इसलिए नहीं था कि कोई बहुमत की कमी थी, वो इसलिए था कि अगर सब काम मनमोहन सिंह करेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे। कई बढ़िया 2-4 काम, जैसे आज राम मंदिर वाला काम कर दिया, अमर हो गए नरेंद्र मोदी। उस तरह से काम अगर कोई मनमोहन सिंह साहब कर देते, अमर हो जाते, तो फिर अगली पौध कैसे कांग्रेस की आगे बढ़ पाती, जो गांधी परिवार के अंदर की थी। ये एक वजह हुआ करता था। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य था पिछले सरकार में, हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसका इज्जत कैबिनेट के अंदर छोड़िए, कांग्रेस का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, ब्लॉक वाला भी वो नहीं मानता था कि मनमोहन सिंह नाम का कोई चीज है और वो कुछ है। 2 उदाहरण आपको दे देता हूं उस सरकार के लिए। ठीक है। शशि थरूर का एपिसोड चल रहा था, उनसे रिजाइन मांगा गया। वो प्रणब मुखर्जी के यहां गए, प्रणब टीवी वाले उनके पीछे पीछे जा रहे थे। प्रधानमंत्री का घर पहले पड़ता है शशि थरूर के घर के बाद में, लेकिन वो प्रणब मुखर्जी के घर गए, वहां से जाकर कहा गया कि आप जाकर के रिजाइन पहुंचे रहिए, आपसे हम पार्टी संतुष्ट नहीं है। मतलब दूसरा क्या है कि जितनी शेयर की जाती थी, जितनी हेड होता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेटी के हेड प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे। तो मनमोहन सिंह क्या करते थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में? देश की जनता यह देखे कि एक आदमी को बेमतलब माधव, मिट्टी का माधव बना करके बैठाया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये नैरेटिव सेट किया गया। अच्छा, हमको आप प्रखर पत्रकार है, RTI में लगा लीजिए कि पूरे 10 साल में मनमोहन सिंह ने कितनी कमेटियों को हेड किया और प्रणब मुखर्जी ने कितने किया है, आपको पता चल जाएगा। ये कोई छुपी तो बात है नहीं। आप अपने आर्काइव में वीडियो मंगवा लीजिए, आपके लाइब्रेरी में पड़ा होगा कि शशि थरूर किसके यहाँ जाते थे, जिनको मंत्री बनना होता था। एक आदमी मनमोहन सिंह का गया, सर कृपा बनाए रखिएगा, हम पर भी नजर रखिएगा, वो सोनिया गांधी के यहाँ जाया करते थे। और विदेशी मेहमान आते थे तो सोनिया गांधी से मिलते थे। ठीक है। मनमोहन सिंह को दरकिनार किया जाता था। ये सब टीवी पर फुटेज है। और मनमोहन सिंह का अपमान ही नरेंद्र मोदी ने इश्यू बनाया और जा करके कहा कि पाकिस्तान विधवा औरत कह रहा है, गांव की औरत कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। वर्तमान सरकार में बेशक नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई हो, लेकिन कोई इस हैसियत में नहीं है कि मोदी के निर्णय का विरोध कर सके। वो एक तरह से इतने बड़े लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है, 140-50 करोड़ तो घोषित लोग हैं, कुछ लोग बिना घोषित भी होंगे, करीब करीब 250 करोड़ का जो आबादी है, वो एक ऐसे धूल मूल रीढ़ विहीन नेता के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता। वो कंट्रोल होगा कि हमने राइट। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मोदी मैजिक को पीछे छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं जो मौजूदा सरकार है उनका हार्ड स्टेट्समैन होना, कि जो फैसले 370, ठीक है, राम मंदिर के अंदर कह सकते हैं कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने योगदान दिया, उन्होंने फैसला सुनाया, राम मंदिर बन रहा है। तो वहीं साथ ही 370 के साथ साथ अगर हम महिलाओं के आरक्षण की बिल की बात कर रहे हैं, बड़े लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े थे और इस सरकार ने पास कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आरोप विपक्ष पर कि आप तो रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाते हैं। तो अगर 2024 में अगर ये विपक्ष एक साथ हो रहा है तो क्या रिमोट कंट्रोल का आरोप तो फिर भी लगाएगी ना? देखिए, एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि देश की जनता जो है वो आप देखें कि अगर पिछले 1 दशक 1.5 दशक में अगर आप देखेंगे तो देश के अलग अलग राज्यों में जनता ने खिचड़ी सरकार चुनने का कोई जनादेश देना चालू नहीं किया है। एक सरकार दे रही है, एक ये जो है मजबूत लोगों के लिए जो है ना एक निर्णायक सरकार दे रही है। आप उत्तर प्रदेश उसमें देख लीजिए,
पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे 2 बार से आ रही है। उससे पहले भी जो है उन्होंने सपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। तो आप देखिए, और 2014 से लेकर के और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। वो आप देखिए एनडीए अलायंस है, लेकिन एनडीए अलायंस में बहुमत जो है भाजपा की अपनी है। हाँ, क्योंकि ये जनता भली भांति समझ चुकी है। और इतने गठबंधन के जो दौर चले पिछले जो है 20 साल, उससे पहले 2014 से पहले, तो उसमें देखा गया कि कोई भी सरकार निर्णायक निर्णय नहीं ले पा रही है, देश हित में निर्णय नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उसके अंगेज तो ये मान लीजिए 2024 में चाहे जिसको बहुमत मिले वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, पहली चीज। और उसके लिए कांग्रेस को अपने आप को बहुत ज्यादा आगे लड़ना पड़ेगा, और वो मुझे संभव नहीं नजर आता। 2024 में कांग्रेस मजबूत हो सकती है, 50 से वो जो है 70 सीट 100 सीट पहुंच सकती है, लेकिन उससे आगे उसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। अब रह गई बात भाजपा की। आप थोड़े इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 100 के पार तो जा ही नहीं सकती, उतना कॉन्फिडेंस? उसके पीछे कारण एक है कि जो अलायंस जिस तरीके से इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 1 सीट है कांग्रेस के पास। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमको तो जो है आप सीटें दे दो जितनी आपने बीएसपी को दिया था। तो सपा अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, या किसी और गठबंधन कोई इनके साथ क्यों करेगा जहां पे कुछ है ही नहीं है। आप एक बिहार में आप देख लीजिए, तो जिस तरीके से ये अपने सहयोगी दलों से सीट में या तो ये कुर्बानी दें। अब रह गई बात जहां जो हिंदी पट्टी के जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, चाहे हिमाचल ले लें, उत्तराखंड ले लें, आप छत्तीसगढ़ ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, जहां सीधी टक्कर है वहां कहीं भी कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती नजर नहीं आती है। अब आप देखिए, जहां पे कांग्रेस और भाजपा की नॉर्थ ईस्ट में जहां भी कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी, भाजपा वहां भारी है। अब आप देखिए बंगाल में भी वही पोजीशन है, सीटें मांग रहे हैं लेकिन ममता बनर्जी देगी नहीं। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस का जो है बहुत ज्यादा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में क्या लगता है, बीजेपी का 2014 के मुकाबले 2019 के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, क्या 2024 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सीटें और बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल। उसमें एक कारण ये है कि भाजपा लगभग 150 सीट ऐसी हैं जिन पे भाजपा पहले से, हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में उनके प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाए। तो भाजपा, क्योंकि भाजपा जो है हमेशा जो है 365 दिन चुनावी मोड में काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट और उनकी अगुवाई में आप देख रहे होंगे, तो पूरी पार्टी, पूरी सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है। राजदर राज्य या चाहे राष्ट्रीय दल का हो, उनकी तैयारी चलती रहती है। तो वो वहां पे 150 सीटें तो कमजोर कर रहे हैं, जिसपे वो लड़ने के लिए पहले से बड़े चेहरे को लाएंगे। वहां पे कुछ प्रतिशत उनको सफलता भी आएगी। 10 साल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक और तैयार हुआ है। राम मंदिर है, विपक्ष बैकफुट पे है, बिखरा हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी मैं अच्छा नहीं मानता हूं। जिस देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है वहां सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, तानाशाही आती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस उसको संभाल नहीं सकती। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी, इस वक्त जब हम कांग्रेस को एनालाइज करते हैं, क्योंकि विपक्ष को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, मुख्य सबसे बड़ी हम पार्टी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास इस वक्त कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है जिसको लेकर वह बीजेपी को घेर सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस वही पार्टी रही है जिसने सबसे पहले अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और राम मंदिर के ऊपर वोट लिया था। देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो 4 कदम आगे और 6 कदम पीछे चलने की रणनीति पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। वो किसी मुद्दे पर अडिग नहीं रहते। आप राम मंदिर का ताला खुलवाने पर से ही शुरू करते हैं। पहले तो जान लीजिए कि राम मंदिर का ताला राम भक्ति में नहीं खुलवाया गया था। कांग्रेस में राम भक्ति या हिंदू भक्ति कभी जीवन, जब से कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, तब से नहीं था। वो हुआ क्या था कि शाहबानो वाला केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट में पलटने का पाप किया था राजीव गांधी ने, और लोगों ने कहा था कि इससे मुस्लिम समुदाय तो खुश हुआ है लेकिन हिंदू एकदम बिदक गया है। ये ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी के पिताजी उसी दिन से टीका लगा करके फोटो सार्वजनिक अपीयरेंस किया था। उसके पहले कोई भी गांधी परिवार टीका नहीं लगाया था। राजीव गांधी पहला आदमी थे, व्यक्ति, हैसियत, शख्सियत, जिन्होंने टीका लगा करके सार्वजनिक अपीयरेंस दिया था और ताला खुलवा करके बैलेंस किया था। राम भक्ति नहीं किया था। डैमेज कंट्रोल करिए या बैलेंस करिए, ठीक है ना। तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ना तो उससे मुसलमान खुश हुआ, ना ही उनको हिंदू माना। अब अगला चरण,
अगर सही माने में जो आज निर्माण राम मंदिर का हो रहा है अयोध्या में, वो पुरातन राम मंदिर था जीर्ण शीर्ण स्थिति में, उसको तोड़ करके नवीन निर्माण बना। जब तक वो टूटता नहीं तब तक नवीन बनता नहीं। उसका टूटने में अगर कोई सबसे बड़ा भागीदार है वो है पालुपति वेंकट नरसिम्हा राव। लेकिन सोनिया गांधी की निजी अदावत है कि वो अपने अलावा किसी का नाम लेना ही नहीं चाहती कांग्रेस में, कि कांग्रेस में कोई और है। जब भी कोई कांग्रेसी बात करता है, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, इंदिरा, बीच के लोगों को याद नहीं, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, नरसिम्हा राव भी थे, और भी लोग थे। नरसिम्हा राव साहब अगर कान में तेल डाल करके ठीक है, कांग्रेस के एक और नेता रहे हैं, हम इनकी बात करें, जो प्रो हिंदू रहे हैं कहीं ना कहीं। प्रो हिंदू ना कहिए, वो प्रो हिंदुस्तानी थे। क्योंकि आज जो हम ये टीवी भी देख रहे हैं, इतना विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था का जो मजबूती है, 5 ट्रिलियन पर जा रहे हैं, उसका बुनियाद नरसिम्हा राव साहब ने ही डाला था। ये मनमोहन सिंह जो अपने आप को शास्त्री करते हैं, उनको एडवाइजर बनाया था नरसिम्हा राव साहब ने। नरसिम्हा राव साहब पहला आदमी है जिसने विज्ञान मंत्री साइंटिस्ट को दिया, रेल मंत्रालय का जिम्मा एक आदमी को, मतलब वो आदमी देश हित में काम करते थे, अर्थव्यवस्था बढ़िया हो और शानदार हो, ये राव साहब कहते थे। लेकिन राव साहब के एक भी योगदान को कांग्रेस लाना नहीं चाहती रिकॉर्ड पर सामने, ताकि लोगों को ये ना पता चले। लेकिन आप जो इस वक्त ये दे रहे हैं जानकारी हमारे दर्शकों को, मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी भी जब टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो राजीव गांधी जी का नाम लिया जाता है, नरसिम्हा राव जी का नहीं लिया जाता सर। नहीं, तकनीक राजीव गांधी लाए थे, इसमें कहीं कोई दो है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन राजीव जी के बाद उसको अगर पलटी मतलब रोक देते राव साहब तो चल पाता। हमारे आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो पता, बहुत सारी सरकारें योजना लाती हैं, दूसरी सरकार उसको बंद कर देती है। और जब मनमोहन नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसको जन सुलभ करवाया, खुली बजट दी, और भी बहुत कुछ उन्होंने किया था। गठबंधन की सरकार पहली दफा इस देश में 5 साल पूरी ईमानदारी से चलाने का जो बाजीगरी दिखाया था राव साहब ने, वो उसकी जितनी तारीफ। कितना सहमत है धर्मेंद्र जी? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ये नरेशन देना कि जो कार्य हुआ नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी, जब फिर एक बोलते हैं कि कार्य किया गया वो इन्हीं नेताओं द्वारा किया गया, तो क्या वही नेपोटिज्म अब बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बन चुकी है? बड़ा जो है कई बार जो है हास्यास्पद लगता है। गांधी नेहरू परिवार जो कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और जो है देश को आज़ादी के बाद चलाने की जहाँ तक रही जिम्मेदारी, 53 सालों का जो कांग्रेस का दौर रहा, जो शासन रहा, उसमें आप देखिए तो आज की जो वर्तमान गांधी परिवार के जो अगुआ हैं वो जो है उसमें उनको सिर्फ जो है 3 नाम नजर आते हैं। अगर उनको उनसे पूछा जाए, आज राहुल गांधी से कोई ईमानदारी से आप इंटरव्यू करें उनका और उनसे पूछे कि आज़ादी किसकी बदौलत मिली तो उनको सिर्फ 2 नाम याद होंगे। एक नाम उनको याद होगा नेहरू जी का, दूसरा नाम गांधी जी का, क्योंकि गांधी का नाम उन्होंने जो है उधार लिया है तो उस नाम से उनको जाना जा रहा है। तो जो एक उधार नाम ले लिया तो गांधी उनको याद है, और एक उनके नाना है, पर नाना है तो उनका नाम याद है। बाकी उनको सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये जो असंख्य जिन्होंने जो है देश की आजादी के लिए जिन्होंने प्राण दिए, वो एक भी कांग्रेस या कांग्रेस के लोगों में से नहीं थे। लेकिन सर आरएसएस आई कोर्ट, क्योंकि हमारे दर्शक आरएसएस और बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है ये अक्सर कि आपने आजादी में क्या योगदान, वही मैं बता रहा हूँ। उसके आगे आपने जो एक सवाल किया कि इसके बाद जो है वो इनको नरसिंह राव जी की सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार नहीं होती और केंद्र में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री नहीं होते, गांधी परिवार का करीबी कोई प्रधानमंत्री होता, तो उस पर फिर गोली चलती, फिर से सरकार बर्खास्त होती और असंख्य लोगों के प्राण जाते, वो लड़ाई आज भी चल रही होती। तो इसमें उनका योगदान था। उसका खामियाजा नरसिंह राव और उनके परिवार को यह मिला कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको राजघाट पे जगह नहीं मिली। तो कांग्रेस सरकार होने के बाद भी आज अगर देश में दुर्भाग्यवश किसी एक प्रधानमंत्री का राजघाट पे जो है जगह नहीं है, समाधि स्थल नहीं है, तो केवल और केवल नरसिंह राव जी। तो उनको जगह नहीं, बल्कि उसके बगल में संजय गांधी को जगह मिली हुई है। आप अगर देखेंगे तो नहीं, एक अपडेट है वो मैं
बता दूं, जब मतलब नरेंद्र मोदी शासन में आए तो उन्होंने बड़ा सहसम्मान उनका व्यवस्था करवाया था। एक चीज़ जो कहना इसमें बड़ा ज़रूरी है वह यह है कि नरसिम्हा राव से सोनिया गांधी का कितना अदावत था। उसका एक उदाहरण आपको दे दूं कि जो लोग नरसिम्हा राव का नाम आज भी ले रहे हैं उसको कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। MS बिट्टा उसमें का है। यह पहला ऐसा मौका था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की अधजली लाश को छोड़ करके लोग जा चुके थे, तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री तक ये सूचना गई कि भारत का प्रधानमंत्री की बॉडी जली नहीं, उसमें लकड़ी की कमी आ गई है। तो वो आया और आ करके NT रामाराव का दामाद उसको जा करके जलाया और कहा कि वो चाहे हमारे विरोधी थे लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, आंध्र के बेटा थे, इनके चिता के साथ इस तरह का अपमान ना होना चाहिए। देश की जनता उसको देखी और वही पाप कांग्रेस को लाख कोशिश के बाद भी कांग्रेस 415 सीट लेके आए थे राजीव गांधी, और आज आप विपक्ष के हैसियत मरवे भी नहीं ला रहे हैं। वो तो मर्सी के आधार पर आपको विपक्ष का पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस विपक्ष में इतने लंबे अरसे तक टिकी है। नहीं, वो तो विपक्ष में आगे जीवन भर रहेंगे। जो उनका काम करने का तरीका है उसका तरीका देख लीजिए। मैं दो बातें आपको बता देता हूं। पहली बात वो ये कि भाई अगर आप कुछ निर्णय लेते हैं उसके साथ रहते क्यों नहीं है। आप ये सोचो ना कि आपका निर्णय क्या है। आपका निर्णय कि आप पिछला बार भरी सर्दी में टी-शर्ट पहन करके घूम रहे थे, ठीक है। जो मुद्दा आपने उठाया उसको पार्लियामेंट में आपने कहीं नहीं कहा। अब आप एक न्याय यात्रा लेकर के निकाल रहे हैं तो लोग पूछेगा कि भाई 1952 से लेकर के और ये 10 साल और 5 साल अटल जी का और कुछ दिन चंद्रशेखर जी गुजरात साहब का छोड़ करके आप ही थे, तो अन्याय इस देश में किसने किया। और जो न्याय आप निकाल रहे हो किस बात का न्याय है, क्या न्याय नहीं हुआ है लोगों को पास, लोगों के लिए। अब भगन मैं एक मतदाता हूं तो पूछूंगा भाई अन्याय मेरे साथ हुआ। और उन राज्यों में क्या न्याय नहीं हुआ। राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर यात्रा चलेगी जहां पर आपकी राज्य सरकार थी। चलिए सर, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से दर्शकों को एक पूरा विश्लेषण जो है वो 2024 के लिए ना केवल पक्ष विपक्ष की तरफ से भी दिया। फिलहाल के लिए रणनीति में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।